देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिर से बिहार पुलिस का जीके जीएस। और ये जो जीके जीएस है बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा में भी आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, याद ध्यान देते हैं। बिहार पुलिस का कल चला था रामबाण 1 और आज चलेगा रामबाण 2। तो शुरू करते हैं हम लोग, पहला सवाल से शुरू करेंगे। देखिए, माना कि हमने 10 सवाल ही एक दिन में हल किया, बट वो 10 सवाल 500 जीके के बराबर है। ठीक है, काफी सारा इसमें जीके हम लोग देंगे। उस चीज को आप बहुत अच्छे से तैयार करके और एग्जाम से पहले अगर एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम देगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला का सवाल है कि भारत का 28वां भाषा कौन है? भारत का 28वां राज्य कौन है? बताओ सर, भारत का 28वां राज्य कौन है? कौन है? नहीं। आज एकदम ऐसा याद हो जाएगा ये भूलेंगे नहीं। ध्यान दो हम लोग, सुनिएगा। भारत का 2000 ईस्वी कब? 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना। कितने राज्य बना जी? 3 राज्य बना। इसका ट्रिक है छौवा, छौजा, छौझा। एक बार जान लो, हर चीज हम लोग ट्रिक से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। इसका ट्रिक क्या है? छौझा। छ से क्या हो जाएगा? 6 से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, उत्तराखंड, झा से झारखंड, झा से क्या हो गया? झारखंड हो गया। ठीक है, अब 2000 ईस्वी में तीनों का स्थापना हुआ। ठीक है, लेकिन अब अगर सवाल आपसे ये पूछे इसमें कि सबसे पहला किसका हुआ, सबसे बाद कौन हुआ, तो उस चीज को यहाँ ध्यान देंगे। 6 से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, इसका स्थापना हुआ 1 नवंबर। कब ये राज्य अलग हुआ जी? 1 नवंबर 2025। ये अलग हुआ 15 नवंबर 9 नवंबर 2025। 2000 ना, 9 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। ये तीनों अलग हुआ। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में छौजा मतलब 3 राज्य हमारा और बना। इसके पहले राज्य कितना था? 25। ये 3 को मिला कै हो गया जी? 28। छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य, उत्तराखंड बना 27वां राज्य, झारखंड बना 28वां राज्य। फिर से बताएंगे, छत्तीसगढ़ कैसा राज्य बना था? 26। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ? उत्तराखंड और झारखंड। यहां तक क्लियर है। अब सवाल कभी ये भी आ सकता है ना आपसे कि छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य से अलग हुआ जी? उत्तराखंड कौन सा राज्य से अलग हुआ? झारखंड कौन सा राज्य से अलग हुआ? है ना, तो ध्यान देते हैं। छत्तीसगढ़ पहले था एमपी में। कहां पहले था जी ये? और एमपी से अलग हो गया, एमपी से ये अलग हो गया। उत्तराखंड पहले था यूपी में। उत्तराखंड पहले किसमें था? और यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड। झारखंड पहले किसमें था? बिहार से अलग कौन हो गया? झारखंड। ये 3 राज्य में किसको दिक्कत है अभी? चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान देंगे। 2014 में एक और राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। क्या उसका नाम है जी? तेलंगाना। अब ये किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था ये? एक बात और जान लीजिए, जो तेलंगाना भी अलग हुआ ना, तो आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा शहर लेकर चला गया। झारखंड भी अलग हुआ बिहार से, तो दक्षिणी बिहार चल गया झारखंड में। जितने भी झारखंड में इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सब झारखंड लेके अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखो सब, इसको है ना, स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी दे दो सब। इसके बाद इसके बारे में डिटेल से बताएंगे अभी आपको। नहीं, बस स्क्रीनशॉट लीजिए ना, या फोटो खींच लीजिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद समझाते हैं नेक्स्ट अलग से। अब इस पे सवाल पढ़ेंगे, है ना। देखिए,
देखो, जब भारत हमारा आजाद हुआ तो भारत के आजादी के बाद जैसे ही हमारा भारत आजाद होता है तो उसके बाद होता क्या है ना कि कुछ कुछ क्षेत्रीय कुछ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो कहने लगे कि हमारा ये भाषा है तो इस भाषा के लिए हमें अलग एक राज्य चाहिए। जैसे तमिल तमिल बोला कि हमें तमिलनाडु चाहिए, तेलुगु बोला हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो अलग अलग राज्य करने के लिए आजादी के बाद बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, ठीक है। लेकिन उस आंदोलन को जब उस मांग को रखा गया, इस मांग में सबसे पहले आए थे एसके धर समिति। एसके धर समिति, अब एसके धर समिति के पास जब ये बात आया कि नहीं, भाषा से अलग राज्य को स्थापना किया जाए, एसके धर सीधा सीधे उनको काट दिया। कहा कि नहीं, अगर हम भाषा से अलग राज्य बनाते हैं, भाषा पर अलग राज्य बनाएंगे तो क्या होगा, अलग राज्य बनाएंगे तो हमारा भारत खंडित हो जाएगा। हमारा भारत क्या हो जाएगा जी, खंडित हो जाएगा। एक है कि अगर हम अलग राज्य बनाते हैं भाषा पर तो हमारा भारत हो जाएगा खंडित, भारत हमारा क्या हो जाएगा, खंडित। इसीलिए अलग राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाया जाए, भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बनाया जाए। फिर इसके बाद ये अलग राज्य बनाने की मांग गया जे भी पी के पास। तो JVP कौन थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से थे पटाभी सीतारमैया। सब समझ पा रहे बात को। भाषा पर अलग राज्य बनाने के लिए जब बात हुई थी तो एसके धर के पास जब वो कागज पहुंचा तो एसके धर सीधा साधा उनको मना कर दी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर आप भाषा पर अलग अलग राज्य बनाओगे तो भारत में कई भाषा है, अपना अपना क्षेत्र लेकर सब अलग बन जाएगा, भारत हमारा टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो इसके बाद ये गया JVP के पास, तो JVP के पास गया तो इन तीनों ने भी इस मांग को ठुकरा दिया। इस मांग को क्या कि इन लोग भी ठुकरा दिए, कहे कि नहीं ये गलत है, भाषा के आधार पर नया राज्य नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए नेक्स्ट क्या ध्यान देंगे लोग। लेकिन एक प्रॉब्लम कहां पे आई, प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पे कि एक दक्षिण भारत के एक गांधीवादी व्यक्ति थे, दक्षिण भारत के एक गांधीवादी व्यक्ति जिसका नाम था राम लल्लू, श्री राम लल्लू कहते हैं ना, क्योंकि ये आदर के समान है, श्री राम लल्लू। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे गांधीवादी जिनका नाम था श्री राम लल्लू। अच्छा, गांधीवादी का मतलब क्या हुआ, गांधी जी सबसे ज्यादा क्या थे, तो आंदोलन करते थे, अनशन करते थे, सत्याग्रह करते थे, है ना। तो ये भी श्री राम लल्लू ने क्या किए, अनशन किए, भूख प्यास खाना वाना छोड़कर 50 दिन तक अनशन किए। कितने दिन अनशन किए जी, 50 दिन अनशन किए, और उसी अनशन में इनकी मृत्यु हो गई, उसी अनशन में इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे इनकी मृत्यु होता है पूरा वहां का आंदोलन उग्र हो जाता है, और जब आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया तो आंदोलन उग्र होने की वजह से बहुत जल्दबाजी में 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पुनर्राज्य गठन एक आंध्र प्रदेश को बनाया गया। पुनर्गठन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्यों बनाया गया, जब राम लल्लू जी का मृत्यु हो गया तब। अब 1953 में पुनर्गठन तो हो गया लेकिन वो पारित अभी नहीं हुआ था। जब तक संसद में पारित नहीं होगा तब तक उसको कैसे आप अलग राज्य बना लोगे, है ना। तो पारित होने के लिए क्या किया गया, 1956 ईस्वी में 7वां संशोधन के तहत एक अलग राज्य बनाया गया
आंध्र प्रदेश। अलग राज्य क्या बना? आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे सवाल यह आएगा कि भारत में सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का स्थापना कौन सी राज्य का हुआ था? आप बताओगे किसका हुआ था जी? आंध्र प्रदेश। किसका हुआ था जी? आंध्र प्रदेश। किसी को दिक्कत है यहां तक? है ना? तो जल्दी से सब कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम लोग फास्ट। फोटो सब खींच लिए? बाकी लोग जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकेंड आपका सवाल क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? करें तो बताइए जल्दी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी। बोलिए कि डोडा बेटा, गुरु शिखर कौन है? चलिए ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, समझते इसको अच्छे से हम लोग। अनायमुड़ी के दक्षिण भारत के सारे पर्वत एकदम एक लाइन में क्लियर है ना? चलिए यहाँ सब ध्यान दो। देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, दक्षिण भारत यहाँ पे तो हाँ, दक्षिण भारत, ठीक है? अब दक्षिण भारत जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये कौन सी घाट है? पश्चिमी घाट है। सीधे यहां समझिए तो ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो क्या उल्टा हो गया ना? ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ध्यान से यहाँ पे हमको समझना है, ठीक है? देखो जहां से पूर्वी और जहां से पश्चिमी आकर जहां मिल जाती है वहां पे होता है कौन सा यहाँ पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। पूर्वी और पश्चिमी जहां मिलती है उससे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। जहां पूर्वी पश्चिमी मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे ध्यान देगा हम लोग, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी जहां मिलती है उसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। उसे क्या बोलते हैं हम लोग जी? नीलगिरी पर्वत। अभी जो नीलगिरी पर्वत है ना, ये नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा। बोलेगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। और नीलगिरी पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? मां कुर्ती। कौन है? मां कुर्ती। फिर से रिपीट हम सब करेंगे। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी मां कुर्ती, दूसरी ऊंची चोटी। फिर से रिपीट करते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी। इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट सब ध्यान दो, ठीक है? देखते हैं आप लोग। अगर दक्षिण पर्वत की बात करें तो दक्षिण पर्वत में सब आ जाएगा, है ना? तो सभी राज्य को यहां देख लेते हैं। अब बताएंगे यहाँ पे कौन सा राज्य है जी? कौन सा राज्य है? पहले ये भी नहीं याद है, बताओ। बोले यहाँ पे कौन है? गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा, गोवा के नीचे, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बगल में तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। समुद्र राज्य में कई गो राज्य टच करता है? समुद्र में 9 गो। कै गो जी? 4 गो इधर, 5 गो। अब सुनिए, तो आंध्र प्रदेश है ना, ये आंध्र प्रदेश है। क्या है ये? आंध्र प्रदेश। ये है तमिल, चलो ये क्या है? केरल। और ये क्या है? कर्नाटक। ठीक है, तो हम लोग इतना तीनों को कवर आज कर लेते हैं, है ना? देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है नल्ला मलाई। पूछेगा आपसे कि नल्ला मलाई किस राज्य में है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश।
इसके बाद नीचे है तालकोंडा। कौन है? तालकोंडा कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। उसके बाद वेलिकोंडा। क्या है? वेलिकोंडा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। इसके बाद है नगारी। क्या है जी? तो नगारी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। नगारी भी किस राज्य में? ये चारों कौन घाटी पर है? तो पूर्वी घाटी। कौन घाटी पर है जी? ये चारों किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। कौन राज्य में है? फिर से रिपीट किया जाए, बोलिए। पहला अन्नामलाई, पहला नल्ला मलाई है ना, पहला, दूसरा, तीसरा दिल्ली, चौथा नगारी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में यहाँ आएंगे हम लोग, तो सबसे पहले होता है अन्नामलाई। क्या पहले है जी? अन्नामलाई। इसके बाद है सेवराय। क्या है? सेवराय। इसके बाद जवादी। क्या इसके बाद है जी? जवादी। ये तीनों कौन राज्य में है? तमिलनाडु। ये तीनों कौन राज्य में है? तो तमिलनाडु। अब ये जो बीच में जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू नीलगिरी की पर्वत। अब सुनिए, अन्नामलाई से सवाल क्या आता है कि अन्नामलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, कौन है? अनाई मुडी। अनाई मुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? अनाई मुडी है। फिर से रिपीट करते हैं, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाई मुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बोलोगे डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? नाकुर्ती। नेक्स्ट गुरु शिखर की बात करें, गुरु शिखर, तो गुरु शिखर पे माउंट आबू पर्वत है। क्या माउंट आबू? और माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का, माउंट आबू पर्वत पर कहां का जैन मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में है जी? ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सुन आ रहा है? कल वाला वीडियो देखा था, नहीं देखा था? नहीं देखा था, क्या है? ध्यान दो, पहले एक वीडियो में छोड़ना है। जैसे ही फ्राइडे तक वीडियो हुआ, सैटरडे का उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे यहाँ जाने हम लोग। देखिए, तीसरा आपका है महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? ये बिहार ऐसे का क्वेश्चन है, मेंस का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? आपका ऑप्शन है डीजी तेंदुलकर, सीआर दास, कृष्ण पिलई और सेनगुप्ता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर। इसका समझते हैं जीवनी के नाम क्या है ना। अब हर चीज यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखो सबका समझेंगे, ध्यान समझो। ये जो डीजी तेंदुलकर है, महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी लिखे, जिनका नाम था, पुस्तक का जो नाम था वो महात्मा लाइफ ऑफ महात्मा या लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद, है ना। लाइफ ऑफ मोहन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद, चलिए जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? डीजी तेंदुलकर। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। ये लिखा गया था इंग्लिश भाषा में। ये कौन सी भाषा में लिखे गया था जी? इंग्लिश भाषा में। इसके 8 भाग हैं। इसके भाग कितने हैं? 8 भाग हैं। और ये जो 8 भाग है, ये प्रकाशित कब हुए थे? 1951 में। प्रकाशित कब किया गया था इसको? 1900। मतलब महात्मा गांधी अपनी जीवनी को पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? उनका जीवनी समाप्त होगा तब तो कोई जीवनी लिखेगा ना जी।
प्रकाशित हुए 1951 में। अब सुनिएगा, महात्मा गांधी ने उनकी एक अपनी आत्मकथा थी। महात्मा गांधी की एक आत्मकथा थी। इनकी आत्मकथा का आप बताओ आंसर क्या होता है? महात्मा गांधी की कौन सी आत्मकथा थी? नहीं याद है जी? आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किताब आत्मकथा थी किनका? महात्मा गांधी का। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा। क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के। तो गुजराती भाषा में लिखे थे अपनी आत्मकथा। लेकिन अब यहां ध्यान देंगे, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा को इंग्लिश में कन्वर्ट कौन किया? ये सब एग्जाम में आएगा। तो इसी किताब को, महात्मा गांधी के आत्मकथा को इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे महादेव देसाई। महादेव इंग्लिश में कन्वर्ट कौन किए थे? महादेव देसाई। इंग्लिश में कन्वर्ट कौन किए थे जी? महादेव देसाई। इसे थोड़ा समझते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? डीजी। ठीक है, अब सब बताया कि डीजी तेंदुलकर ने कौन सी भाषा में लिखा? कौन सी भाषा में लिखा? प्रकाशित कब किया गया? 1900। कितने भाग में लिखा जी? महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन था? माई एक्सपेरिमेंट विथ कौन सी भाषा में? और उससे इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया? महादेव। महादेव इससे बोलेगा तो दम नहीं बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब तेंदुलकर से 2-3 आता है ना, एक थे सुरेश तेंदुलकर, सब इनका नाम सुने हैं? सुरेश तेंदुलकर। और एक कौन है जी? सुरेश तेंदुलकर। एक कौन है? सचिन तेंदुलकर। एक सुरेश तेंदुलकर और एक कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब बताएंगे आप, सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? किससे है संबंध जी? क्रिकेट से। लेकिन सुरेश तेंदुलकर का संबंध किससे है? नहीं पता है ना? पता है जी? तो सुरेश तेंदुलकर का संबंध है, किनसे संबंध है? गरीबी निर्धारण से। गरीबी निर्धारण। इनका संबंध किससे है जी? गरीबी निर्धारण। चलो कंप्लीट है ना? कॉपी सब कर लीजिए, इसको जल्दी फोटो खींचिए, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आते हैं सवाल आगे के बोलते हैं। देखिए 4 नंबर है, राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया? बताइए, राष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लिया गया? पहले आपको सुनिए, समझिए ध्यान से। राष्ट्रपति भारत में है ना? तो राष्ट्रपति जब भारत में है, लेकिन राष्ट्रपति का केवल एक काम है, साइन करना। क्या उनकी पावर है जी? राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कार्यपालिका संभव, सारा काम राष्ट्रपति के साइन के। तो राष्ट्रपति एक औपचारिक पद है, वास्तविक पद नहीं है, औपचारिक पद है। तो ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया जी? कहां से राष्ट्रपति का पद लिया गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में जिक्र कर ले, देखते ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति का ट्रिक तो सबको याद भी होगा, नहीं बोले तो? राष्ट्रपति का ट्रिक क्या होता है? इसी में सब समझा देंगे, ट्रिक लिखकर नहीं, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। राष्ट्रपति का ट्रिक बताइए, बोलिए। 52 से कहां तक? 52 से कहां तक जी? 52 से कहां तक? 52 से सुनो, इसका ट्रिक है पकानी कोका दुइयो दसम। पकानी कोका दुइयो, ये कब कंप्लीट होगा?
जब इसको लगातार आप देखेंगे, लगातार इसको 10-12 बार बोलेंगे तब कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक ना, बोले फिर से, राष्ट्रपति का पद 52 से, ट्रिक जल्दी बोलो सब, पकानी कोका दुइयो, मेरे साथ बोलिए, पकानी कोका दुइयो, पकानी कोका दुइयो। ठीक है, प से बातें है ना, देखो प से क्या है, प से राष्ट्र, प से क्या है जी, पद, बोलो प से राष्ट्रपति का पद, किनका पद, राष्ट्रपति का पद। का से कार्यपालिका, का से कार्यपालिका। नेक्स्ट अब नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन, नी से आप लोग पीछे पीछे बोलते चलेंगे, याद रहेगा। ठीक है, चलो को से कोटा, को से कोटा, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल। दू से दोबारा निर्वाचन, दू से दोबारा निर्वाचन। यो से योग्यता, यो से योग्यता। द से दशाएं, द से दशाएं, द से शपथ, शपथ। म से महाभियोग, म से महाभियोग, म से, चलो फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए, है ना, बताएंगे। ठीक बोलिए, पकानी कोका दुइयो, पकानी कोका दुइयो। प से पद, प से, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से, स से, म से। कंप्लीट है ना। अब आर्टिकल्स देख लिया जाए, सुनिए। पद प होगा 52, प कितना, कार्यपालिका 53, कार्यपालिका। निर्वाचन 54, निर्वाचन। कोटा 55, कोटा। कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन। योग्यता, दशाएं, शपथ, महाभियोग, कंप्लीट है ना। इसमें और थोड़ा डिटेल से आ जाए, देखो बहुत सारे डिटेल से जाते हैं यहाँ पे हम लोग। पद जो है राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल्स कितना के तहत, 52 के तहत। कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और न्यायपालिका का प्रमुख कौन होते हैं जी, कमेंट में डाल दो, जो ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट में लिख के भेजेंगे कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन इनका कैसे होता है वो बताया गया आर्टिकल्स कितना में, 54 में। निर्वाचन इनका होता है एकल संक्रमणीय, जो लिया गया है ब्रिटेन से, एकल संक्रमणीय। इनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप लोग समझते हैं। प्रत्यक्ष के मतलब हम लोग जाके जिसको वोट देते हैं ना जी, उनका चुनाव हो गया प्रत्यक्ष। और जिसका हम लोग वोट नहीं देंगे, हमारे चुने गए प्रत्याशी वोट देगा, वो होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट। कोटा, कार्यकाल का वर्ष 5 वर्ष। दोबारा निर्वाचन में यानी कि एक राष्ट्रपति दोबारा फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे कि आप बताओ, राजेंद्र प्रसाद कै बार राष्ट्रपति बने हैं जी, 2 बार लगातार बने हैं ना। इसी किस आर्टिकल्स के तहत बने हैं, तो 57। योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उम्र 35। उम्र कितना, चलिए दशाएं, द से दशाएं बता दे। दशाएं मैंने पागल दिवालिया, यही सब होता है। शपथ, इनका शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के। देखिए जो जी के हम नहीं लिखवा रहे हैं ना, उसको रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा वीडियो में तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा तो शपथ ही दिलाएगा फिर तो सब पागल। अगर नहीं रहा, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, या कहीं चल गए, अपनी बेटी के शादी में चल गए, या दोबारा शादी कहीं करने चले गए, बिजी हो गए, तब क्या होगा? तो उस समय उनके अलावे जो बचे हुए हैं ना, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, चलो महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या हम लोग लगाते हैं? महाभियोग संसद में पारित होता है। कभी अगर सवाल आपसे महाभियोग का क्वेश्चन आएगा ना, तो अच्छे से डिटेल से समझा देंगे कि महाभियोग कैसे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है वो फोटो खींच लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। सवाल नंबर है, कौन सा झील में तैरता हुआ द्वीप है? कौन सा झील में तैरता हुआ द्वीप है? अब बताओ, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि झील कहते किसको है? झील किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे बोलते हैं जी? आपके अपने घर में कभी झील बनाए आप लोग ना? हाँ? जहां आपका कल चलेगा ना पानी, वहीं पे जो नाली में पानी बाहर जाता है, वहां गंजी कपड़ा रख के इसे जोड़ दो, अब पानी को रुक गया ना जी, वही झील हो गया। जिसके चारों ओर जमीन हो उसे हम क्या बोलते हैं? किसान लोग जब खेत में गबड़ा करते हैं तो उसमें जो पानी है वो झील है। ऐसे एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, उससे बड़ा बड़ा झील होता है। ठीक है ना? तो झील जो किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या है? जमीन। ठीक है ना? अब बताओ, कौन ऐसा झील है जिसमें तैरता हुआ द्वीप है? अब देखो पॉइंट समझना पहले, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। सबसे पहले बताएंगे झील किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? फिर यही दिमाग नहीं क्यों काम करता है? चारों ओर क्या हो जी? जमीन हो। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? जिसके चारों ओर हो पानी। जिसके चारों ओर हो। इसमें कहा कौन सा झील में तैरता हुआ? पहले वो झील बना जिसके चारों ओर जमीन है, और ओकरे अंदरों फिर जमीन बन गया जिसके चारों ओर पानी है। सब इसके बाद तो सब समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ना? अब देखो, तो तैरता हुआ द्वीप कौन झील में है? लोकटक झील में। कौन झील में है जी? लोकटक झील में। कौन झील में है? अब बताइए लोकटक झील कहाँ? लोकटक झील कहाँ? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है जी? मणिपुर है लोकटक झील, मणिपुर। ठीक है, अब ये जो लोकटक झील है, इस लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका नाम है किबुन लामजाओ। किबुन लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुन लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सा झील में है? लोकटक झील में। और लोकटक झील में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनकी जो भाषा है वो भाषा फुमडिस होता है। उनकी भाषा क्या है जी? फुमडिस। वो भाषा क्या बोलते हैं? फुमडिस भाषा बोलते हैं। लोकटक झील में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फुमडिस। लोकटक झील में कभी जाओगे घूमने मणिपुर में, तो वहां पे जो झील में जो द्वीप है ना, गोल गोल ऐसे जमीन है, जमीन पे पेड़ भी मिलेगा आपको। वहां पे संघाई हिरन भी मिलता है। इसमें कौन से हिरन पाया जाता है? यहाँ पे संघाई हिरन। कौन सा हिरन पाया जाता है जी? संघाई हिरन। और वहां कभी जाओगे तो उसी द्वीप में, झील के अंदर द्वीप है, और उस द्वीप में क्या है ना कि घर बनाया हुआ है, और घर के बगल छोटा मोटा नाव लगाया रहेगा। वो नाव से जाएगा, बाजार करेगा, फिर अपना वापस आएगा। ऐसे होते हैं वहां पे। ठीक है ना? चलो जल्दी से इसको फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें और कुछ बताएंगे अभी? हो गया? देखो अब इसमें ऑप्शन से चलते हैं हम लोग।
इसके बाद है वुल्लर झील। वुल्लर झील के बारे में आप बस एक लाइन समझो सब, कि वुल्लर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, कहा ये, और ये भारत की सबसे मीठी पानी का झील है। कौन सा झील है ये? मीठी पानी का झील। सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी झील है? वुल्लर झील। कौन सी झील है जी? वुल्लर झील है। कौन सा राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बेम्बनाड, अब बेम्बनाड के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेम्बनाड जो झील है, ये बेम्बनाड झील में दो गो द्वीप है। इसके बगल में कितना द्वीप है? दो द्वीप। पहला द्वीप का नाम है क्या पहला क्या है? वेलिंगटन। पहला क्या है जी? वेलिंगटन। पहला द्वीप क्या है? वेलिंगटन। और यही वेलिंगटन द्वीप में नौकायान प्रतियोगिता होता है। नौकायान प्रतियोगिता, बोलिए, नौकायान प्रतियोगिता किस द्वीप पर होता है जी? वेलिंगटन। कौन से द्वीप पर होता है? वेलिंगटन। कौन सा द्वीप पर होता है? और नौकायान प्रतियोगिता किस पर्व में? ओणम पर्व में। किस पर्व में होता है? ओणम पर्व में। जब केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है तो वेलिंगटन द्वीप पर एक लंबा, बहुत सारे ग्रुप आएंगे। उस ग्रुप में बहुत लंबा नाव रहेगा, बहुत लंबा नाव रहेगा, ठीक है। उस नाव पर आगे बैठेंगे कैप्टन और पीछे अपना ग्रुप के सदस्य लोगों को बैठाए रहेंगे, और जो आगे पहुंचेगा वो विजयी होता है। ये नौकायान प्रतियोगिता जो होती है वो कौन सा द्वीप पर होता है? वेलिंगटन। और कौन सा पर्व में होता है ये? ओणम पर्व में। कौन सा पर्व में होता है जी? ओणम पर्व में होता है, ठीक है। ये नौकायान प्रतियोगिता जो होता है वो कौन सा झील में? बेम्बनाड झील। ये कौन सा राज्य में है? कौन सा राज्य में है? केरल। कौन सा राज्य में है ये? केरल। नेक्स्ट है आपका पुलिकट। क्या है? पुलिकट। अब देखते हैं पुलिकट के बारे में। पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर ये कहा है जी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। ये झील को बोलते हैं लैगून झील। कौन झील? ये कौन कैसा झील है ये? लैगून झील है। कैसा झील है जी ये? लैगून झील किसे कहेंगे ये बताओ? जिसमें जिसका पानी नमकीन हो, जिसमें समुद्र का पानी मिल जाए, उससे कहते हैं लैगून झील, ठीक है। ये पुलिकट जो है ना, ये श्रीहरिकोटा को, किसको? श्रीहरिकोटा को अलग करती है किससे? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की, बोलेगा, बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा को अलग कौन करती है? पुलिकट की। थोड़ा सा रिविजन हो जाए यहाँ पे। देखो सब ये बताना, सब कौन सा झील में तैरता हुआ द्वीप है? तो बताएंगे लोकटक झील। कौन सा झील में जी? लोकटक झील। कौन सा झील में? लोकटक झील। अब बताइए, इस झील के चारों ओर जमीन, उसे हम क्या बोलते हैं? चारों ओर पानी, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या उसे बोला जाता है? द्वीप। लोकटक झील कौन राज्य में है? मणिपुर। इसमें तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? किबुल लामजाओ। किबुल, किबुल, चलिए, अब इसी किबुल लामजाओ में कौन सा हिरन रहता है? संगाई हिरन। कौन सा हिरन? संगाई हिरन। इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? फुडमीस। कौन सी भाषा? फुडमीस। फुडमीस, फुड लिख दे क्या? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फुमडिस मिलेगा, फुमडिस या फुडमीस। अब नेक्स्ट ईयर आते हैं। जम्मू कश्मीर के मीठी पानी का झील कौन है? जम्मू कश्मीर के मीठी पानी झील कौन है जी? ठीक है, अब बताइए, बेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप? वेलिंगटन, या इसके किनारे पे है। और इसमें नौकायान प्रतियोगिता होता है कौन सी पर्व में? ओणम पर्व में। बेम्बनाड झील कौन सा राज्य में है? केरल में है। कौन सा राज्य में है जी? अब देखो, सबसे छोटा एनएच भारत की 47 का ए, 47 का, ये भी कहां पे है? वेलिंगटन द्वीप पर। ये भी कहां पे है जी? वेलिंगटन द्वीप पर। 47 का ए, 47 का ए कौन सा द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। जल्दी से फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो फास्ट।
पढ़ाई में दिक्कत किसको हो रहा है जी? देखिए स्ट्रॉन्ग होगा ऐसे, और होना भी चाहिए। अगर परिणाम आप लोग सही नहीं दीजिएगा तो फिर मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल यह है कि दांत के निर्माण में सर्वाधिक तत्व की आवश्यकता होती है। कौन ऐसी तत्व है जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है दांत के निर्माण में? तो आप सब जानते हैं कि दांत के निर्माण में दो प्रमुख तत्व है, एक है कैल्शियम और एक है फास्फोरस। कितने दांत में, जो दांत हम लोग का है इसमें कितने तत्व की आवश्यकता होती है? दो प्रमुख, एक कैल्शियम और एक। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा कि दांत में, ये कह दिया दांत में तो दोनों यूज होता है ना जी, लेकिन कह दिया कि सर्वाधिक, सर्वाधिक मैंने सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है जी? कैल्शियम का। किसका प्रयोग होता है? अच्छा, हड्डी में सबसे ज्यादा कैल्शियम के फास्फोरस। ये जो सवाल है इसका कमेंट में सब जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा हड्डी में किस तत्व की जरूरत होती है, कैल्शियम या फास्फोरस? कैल्शियम या फास्फोरस, ठीक है, जवाब दीजिएगा सब। अब आगे यहां देखते हो, दांत के बारे में बात करते हैं। दांत जो है, ये दांत कितने होते हैं? दांत कितने होते हैं जी? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला को बोलते हैं क्या? बोलो, पहला को बोलते हैं इंसीजर। पहला को क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरा को क्या बोलते हैं? बोलिए, कैनिन। दूसरा को क्या बोलते हैं जी? कैनिन। तीसरा को क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। तीसरा को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। चौथा को क्या बोलते हैं? मोलर। चौथा क्या होता है? मोलर। चौथा क्या होता है जी? दांत कितने प्रकार के? 4। आगे का जो 4 और नीचे का 4, 4 4, ये हो गया क्या? इंसीजर। क्या है? साइड में जिससे चिरते फाड़ते हैं वो है क्या? कैनिन। क्या ये? इसके बाद 3 जोड़ा वो है प्रीमोलर। क्या है वो? अंतिम में 2 जोड़ा वो है मोलर। हो गया कंप्लीट। अब सुनिएगा, इसको, इसका काम है काटने का। इसका काम क्या है? इसका काम है चिड़ने और चिड़ता फाड़ता कौन है? कैनिन। ठीक है, इस, ये दोनों का काम है चवर्णक। चवर्णक माने चबाना। चवर्णक माने, अब बताओ, मांसाहारी लोगों में, मांसाहारी जानवरों में कैनिन यहाँ नुकीला, दोनों जगह नुकीला नुकीला पाया जाता है। तो क्या होता है? उससे मांस खाने के लिए, चिरने और खाने के लिए। शाकाहारी में आप गाय भैंस में देखोगे तो साइड में कैनिन नहीं पाया जाता है, सब समतल रहेगा। सब क्या रहेगा जी? समतल। लेकिन मांसाहारी में ये कैनिन ज्यादा नुकीला दांत रहता है, ठीक है, चीरने और फाड़ने के लिए। बाकी पीछे का जो मोलर और प्री मोलर का काम क्या है जी? चवर्णक माने चबाने का काम। क्या काम उसका है? चबाने का काम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसके बारे में और डिटेल से आते हैं। 20 दांत, जो सुनो, 20 दांत जो होता है इसे बोलते हैं दूध का दांत। इसे हम क्या बोलते हैं? दूध का दांत। अब अगर आपसे सवाल पूछता है, इसको सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कितने हमारे दांत है जो टूट के दोबारा आ सकते हैं? कितने दांत है जी? कई वर्ष तक? 16 वर्ष। क्या वर्ष तक? 16 वर्ष तक 20 दांत आपका टूट के वापस। लेकिन अब टूटा है हमारा तो आया वापस, लगवाना पड़ा ना, ये लगवाना पड़ा ना जी। और ऐसे अगर 16 वर्ष से कम रहते टूटता, फिर अपने से आ जाता। अब देखो, 20 दांत क्या है? दूध का। 20 दांत क्या होता है जी? दूध का दांत होता है। अब दांत से थोड़ा सा और लग जाते हैं तो हम लोग को सबसे, अगर शरीर में मजबूत हड्डी है तो कौन है? बोलो, कौन हड्डी है मजबूत? एनामेल। कौन है मजबूत जी? सबसे मजबूत कौन है? एनामेल। सबसे कठोर कौन है? सबसे कठोर कौन है? एनामेल। सबसे मजबूत कौन है जी? एनामेल। अच्छा, जबड़ा कितना होता है हम लोग का?
जबड़ा कई गो हम लोग कहते हैं जी, दूगो की एगो, जबड़ा कई गो, दूगो, एगो ऊपर एगो, एगो ऊपर एगो नीचे। देखो यहां से ये है ना, ये हो गया एक और ये हो गया दो। अब आप एक बात ये बताओ कि ऊपर वाला जबड़ा मूवेबल है कि नीचे वाला जबड़ा मूवेबल है? कौन घूमता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? देखो कौन घुमा जी, ऊपर वाला घुमा के दिखाओ तो। ऊपर घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। कौन घूमेगा? नीचे। यानी कि नीचे का जो जबड़ा है ये मूवेबल होता है। क्या होता है ये? मानिए घूम जाता है, मूव करते रहता है। ऊपर का जबड़ा मूव नहीं करेगा। और सबसे मजबूत अगर जबड़ा होता है तो ऊपर का। सबसे मजबूत जबड़ा कौन होता है जी? जबड़ा कितने होते हैं? दो, ऊपर और नीचे। नीचे वाला मूवेबल और ऊपर वाला मजबूत। सबसे कठोर, सबसे मजबूत तत्व कौन हमारे शरीर में है? इनामिल। कौन है? कौन है? इनामिल। कहां पाया जाता है? दांत के ऊपर। ठीक है ना। चलो कंप्लीट है, जैसे कॉपी करेंगे इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सही फोटो डाल दीजिए। हो गया? आगे देखो नेक्स्ट 7 नंबर सवाल की बात है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ की? एक अगर इहो नहीं याद रहेगा तो छोड़ दो पढ़ाई, नहीं एकदम पढ़ाई छोड़ दो, इहो नहीं याद रहेगा। लेकिन आपको इससे थोड़ा डीप बताएंगे। अगर आपके ऑप्शन में सारनाथ नहीं रहेगा तो फिर क्या कीजिएगा? बोलो, छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ देंगे। यहाँ देखो ध्यान से, पूरा ध्यान देंगे कंप्लीट। महात्मा बुद्ध का पूरा हिस्ट्री का एक वीडियो बन जाएगा बाद में। अभी इससे इनसे कुछ कुछ सवाल लेकर आते हैं, ठीक है? चलिए तो फास्ट से बोलेगा, जर्माना नहीं करने किसी को। आइए, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध शुरू करते हैं। बोलेगा इनका जन्म कब हुआ? बोलते रहो सब। 563 ईस्वी। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। कहाँ हुआ? लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है जी? नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ? 500 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए इनके पिता का नाम, बोलिए पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। ये कहाँ के थे? सात के कुल। कौन सा कुल के थे जी ये? सात के कुल। कौन से कुल के थे? चलिए माता के नाम, बोलिए माता का नाम महामाया। महा या महादेवी, माया देवी या महामाया। ठीक है। अब नेक्स्ट, इनके माता जैसी जन्म हुए गौतम बुद्ध तो 7 दिन यानी 1 सप्ताह के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 सप्ताह के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, बोलिए इनका लालन पालन कौन की है? इनके लालन पालन कौन की है? मौसी का नाम क्या था? गौतमी। मौसी का नाम क्या था? गौतमी ने क्या किया? इनका लालन और पालन। लालन पालन कौन किए? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थे? इनकी मौसी थे। अब बताइए इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ। बचपन का नाम, ठीक है। अब बताइए कि इनका विवाह किनसे हुआ था? विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। कितने वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। ये भी कौन कुल के थे? ये भी सांप के कुल के थे। ये भी कौन से कुल के थे जी? सांप के कुल के थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध क्या बताएंगे अब कि इन्होंने जब गृह को त्यागा था, जब गृह को इन्होंने त्यागा था तो गृह त्याग में जो साथ में गए थे घोड़ा, क्या साथ में गए थे जी? घोड़ा। और गए थे सारथी। और कौन गए थे? तो घोड़ा का नाम था कंथक, घोड़ा का नाम, और सारथी के नाम चन्ना। सारथी के नाम, जो इनके साथ गए थे उनका घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी के नाम क्या था? चन्ना। नेक्स्ट अब यहाँ बात करते हैं हम लोग
इनको ये जब सबसे पहले गए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति अगर कहा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहा हुआ था? बोलो, ज्ञान की प्राप्ति कहा हुआ था जी? उरुवेला। कहा हुआ था? उरुवेला। उरुवेला कहाँ पे है? बोध गया। कहाँ उरुवेला है? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कौन नदी? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। आज उसका नाम क्या है? फल्गु। आज उसका नाम क्या है जी? चलो, इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कौन सा वृक्ष? और इनके पीपल वृक्ष को कौन कटवाया था? शशांक। कौन कटवाया था? कौन कटवाया था जी? शशांक। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट जान लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब ये सबसे पहले ज्ञान उपदेश कहाँ दी है ना? पहला उपदेश। ठीक है, इसमें आगे लिखवाएं क्या? सब इसको कपड़े उतार लीजिए, है ना? स्क्रीन शॉट लीजिए तो, और आगे लिखवाते हैं फिर जल्दी। तो हो गया। आ गया, देखो इन्होंने उपदेश, ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? बोलिए, प्रथम उपदेश कहाँ दिए जी? सारनाथ। कहाँ दिए थे? सारनाथ में एक जंगल था, जिस जंगल का नाम था मृगराज। जंगल का नाम क्या था जी? तो कभी कभी सारनाथ न दे के मृगराज भी दे दे, है ना? ठीक है, अब जाइए, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? ये भी सबको नहीं पता है जी। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कहाँ दिए? कहाँ दिए जी? श्रावस्ती। एक लाइन और हम आपको बताने जा रहे हैं भी। जब हम लोग छठा सप्ताह में पढ़ते थे, अंगुली माल डाकू है, सबको याद? अंगुली माल डाकू। तो अंगुली माल डाकू का जो अंगुली माल डाकू कहाँ इनको मिले थे? ये याद नहीं है आप लोग को? अंगुली माल डाकू मिले थे श्रावस्ती में। यहीं पे अंगुली माल डाकू को, अंगुली माल डाकू को ज्ञान दिए थे। कहाँ पे ज्ञान दिए थे जी? श्रावस्ती। कहाँ ज्ञान दिए थे? ठीक है, अब इनका मृत्यु कब हो गया था? 483 ईस्वी पूर्व। कितने वर्ष के उम्र में? 80 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में? चलो, इनका मृत्यु हुआ कहाँ? कुशीनगर। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? ये कहाँ अभी है? यूपी में। कहाँ पे है ये? कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल। मल्ल की राजधानी? मल्ल की राजधानी कुशीनगर। चलो, इतना आप कंप्लीट। अब सुनिएगा, जब ये गृह को त्यागे थे, घर को, इनका हर चीज का प्रतीक है। जन्म का, गर्भ का, त्याग का, उपदेश का, मृत्यु का, ज्ञान प्राप्त का, हर चीज का है। ठीक है ना? अब लेकिन वो सब अगला सवाल कभी आएगा ना तो और डिटेल से पढ़ा देंगे, है ना? चलो, बहुत ज्यादा इतना भी सवाल हो गया आपका। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए, अब बताओगे, जब थोड़ा सा मृगडाक के बारे में आपको कहानी 2 मिनट सुना देते हैं, ठीक है ना? महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, तो वो गए थे अपने 5 दोस्त के साथ। कई वो साथी को ले गए थे जी? सब बैठ के जंगल में ना 6 साल तपस्या की है। 6 साल तपस्या की है। कौन जंगल था वो? मृगदाव जंगल। कौन जंगल था? 6 साल बैठे रहे, पूरा बॉडी उनका सूख गया कांटा की तरह। कुछ ज्ञान नहीं मिला। सारा सारथी लोग भी आने लगा कि कब तक ऐसे बैठे रहे, है ना? तो वही रास्ता से एक महिला जो गुजरती है, और जानते हैं कि लड़की महिला लोग को ताना मारने में नंबर 1 सब है। वो ताना ही मारी, लेकिन उसको दिल पे ले ली। वो ताना क्या मारी कि बिना के तार को उतना ही खींचो जितना में वो बस सके, इतना ज्यादा ना खींचो कि टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि बजे ही नहीं। तब इनको लगा कि नहीं, हम इतना कठोर तपस्या करें बिना खाए पिए, अगर मर जाएंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अगर दम नहीं करेंगे तब वो ज्ञान मिलेगा जी? तो मिला मिला के चलना पड़ेगा ना। आप लोग पढ़ने एक दम में नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा होगा? आप पूरा पढ़ेंगे भूखे प्यास, एकदम बीमार उमार सब हो जाएंगे, तो वो सब कोई फायदा? तो ऐसा पढ़िए सब कुछ चले, मेंटेन करके चलिए ना, तब जाकर ये वहां से निकल गए और चल गए उरुवेला। कहाँ चले गए? आज उस जगह का नाम हो गया बोध गया। क्या उस जगह नाम आज हो गया?
जैसे ही उनको वहां से ज्ञान की प्राप्ति मिली तो सबसे पहले गए मृगदाब जंगल, अपने सभी को और ज्ञान दिए। एक चीज और ध्यान देना कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का मृत्यु, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, ये सब के सब बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये लिख देते हैं पॉइंट, है ना। इनका जन्म, इनका मृत्यु और इनका ज्ञान की प्राप्ति, ये सब हुआ था, एक पर्व था बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी कौन से पूर्णिमा का दिन हुआ था जी? बैसाखी पूर्णिमा। चलिए हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ो नेक्स्ट सवाल की ओर। तो पर्व मनाया नहीं जाता उसमें उन लोग को? आगे देखो हम लोग, अब बोले नेक्स्ट सवाल कौन है जी? 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 है, उस शहर का देशांतर बताएं। ये आप लोग को बनाना है जी, पढ़े है ना सब। उस शहर का देशांतर बताएं जहां शाम के कै बजा है? 6 बजा है, और जबकि ग्रीनविच में शाम कै बजा है? 4। ये याद आप लोग को पढ़ाया गया है, बट याद नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन आज सब कंप्लीट, आज इतने बार बुलवा दें कि याद होगा ही नहीं। ठीक है ना, सुनिए कैसे, ध्यान दें हम लोग। सबसे पहले आप एक बात ध्यान देंगे कि कल ही आपको हमें कल का वीडियो में पढ़ाया गया था कि ऐसा मात्रक 7 गो, कै गो? लेकिन एक समय ऐसा मात्रक था समय का कि जो कभी भी कहीं पे बदला, हर जगह सेम था, हर जगह। तो समय सेम कैसे हुआ? समय क्या किया गया सुनिए, पूरे वर्ल्ड, ठीक है ना, दुनिया गोल, पृथ्वी क्या है जी? पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी क्या है? गोल है। जब पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है जब, तो इस गोल में किया क्या गया? ऊपर से 0 डिग्री देशांतर खींच दिया गया। कितना डिग्री देशांतर खींच दिया गया जी? 0 डिग्री देशांतर। और यही हो गया 0 डिग्री देशांतर। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रधान रेखा। कौन रेखा? या इसको कहते हैं हम लोग, कह सकते हैं ग्रीनविच। क्या बोल सकते हैं जी? इनको ग्रीनविच बोलेंगे, या बोल सकते हैं मध्य प्रधान रेखा। अब यहाँ पे 0 डिग्री, ये लाइन जौन जौन देश में गया है, समझो वहां पे 12 बजेगा। वहां क्या बजेगा? आपका मोबाइल रात के 12 या दोपहर के 12 बजे 000 दिखाता है, नहीं दिखाता है? 2 जीरो अनुपात 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद ध्यान से बात को समझेंगे। टोटल डिग्री देशांतर 300। अब कई घंटा में पृथ्वी गोल गोल घूम जाती है? कई घंटा में जी? 24 घंटा। कई घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा। ठीक ऐसे पृथ्वी एक बार गोल गोल घूम गई कै घंटा में? 24 घंटा में, ठीक है। अब जान दो, तुम लोग फंसाते तुरंत तुम लोग फंस जाता है, थोड़ा सा सब्र किया करो। क्या समझेंगे? 360 डिग्री में एक 24 घंटा में क्या डिग्री? काटल जाए इसको 12 से 30 बार में, 12 से एक, ठीक है। अब देखो 12 तिया 36, 12 दूनी 24। 1 घंटा में कई डिग्री जी? 15 डिग्री। इसलिए कहेंगे 1 घंटा में कई मिनट? 60 मिनट में कई डिग्री? देखो 60 मिनट में कई डिग्री? 15 डिग्री। कटेगा तो 1 डिग्री में कई मिनट? 1 डिग्री में कई मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में कई मिनट? 4 मिनट। अगर यहाँ 12 बजा है, क्या है बजा जी? अगर कोई अगला देश यहाँ पे है और अगला 1 डिग्री देशांतर पर है, तो यहाँ बजेगा 1 डिग्री आगे जाएगा तो 12 बजकर 4 मिनट। 1 डिग्री में कई मिनट? 1 डिग्री में कई मिनट? तो यहाँ बजेगा 12 बजकर 4 मिनट। 2 डिग्री आगे है तो 12 बजकर 8 मिनट। 3 डिग्री आगे है तो 12 बजकर 12 मिनट। मतलब 1 डिग्री आगे जाएगा तो समय 4 मिनट आगे जाएगा ना जी। भारत हमारा लंदन से 82.5 डिग्री आगे है। क्या डिग्री आगे है? इसीलिए भारत 5.5 घंटा लंदन से, लंदन में जब 12 बजेगा ना
तो भारत में 5:30 बजेगा। क्या बजेगा जी? 5:30 बजेगा। तो अब सवाल को समझिए, कह रहा है कि उस शहर का देशांतर बताइए। ये डिग्री पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? डिग्री। जहां 6 बजा है और लंदन में क्या बजा है? एकदम आराम से समझना, लंदन माने यही ना जी, ग्रीनविच है ना। यहाँ बजा है 4, यहाँ क्या बजा है? बोलिए यहाँ कितना बजा है जी? 4 बजा है। जब यहाँ 4 बजा है तो आगे 6 कहाँ बजेगा? तो कै घंटा आगे है? 2 घंटा। कै घंटा आगे जी? कै घंटा आगे है? 2 घंटा। 2 घंटा माने कै मिनट? 60 मिनट। 2 घंटा माने कै मिनट? 60 मिनट आ गए ना। 2 घंटा माने कै मिनट? अच्छा सॉरी, 2 घंटा माने कै मिनट? 120 मिनट। 2 घंटा माने कै मिनट? 120 मिनट। अब यहां ध्यान देंगे, 1 डिग्री में कै मिनट जी? 1 डिग्री में कै मिनट? तो 220 मिनट। तो 4 से भाग देंगे तो कै डिग्री? यानी कि 30 डिग्री आगे है ना जी। जो शहर में 6 बजा है और ग्रीनविच में 4 बजा है, तो कै कै 2 घंटा आगे हुआ। जब 2 घंटा आगे हुआ तो कै डिग्री आगे हो गया जी? 30 डिग्री आगे हुआ नहीं? जल्दी बोलिए सब, ये समझना सब ठीक से। देखो फिर से ध्यान दे, हम लोग 24 घंटा में 300, तो काटेंगे 2 से 30 बार में 1 से भी 15, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कै डिग्री? अब बोले 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 120 मिनट में कै डिग्री जी? यानी कि कै डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो जो शहर में 6 बजा है वहां कै डिग्री ग्रीनविच से आगे है? ये 30 डिग्री। क्या डिग्री आगे है? 30 डिग्री। यहां पे पॉइंट समझेंगे। भारत भारत 82 डिग्री आगे है। भारत कितना डिग्री आगे है? 82 डिग्री। इसलिए भारत 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 गुने 4 करेंगे ना, तो आ जाएगा 5.5 घंटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और समझते हैं कि भारत का भी एक मानक समय है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST भारत का भी एक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत के IST कहां से गुजरती है? बोलिए, गुजरती है कहां से जी? नैनी से। कहां से गुजरती है? नैनी कहां है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां है? यूपी। इलाहाबाद कहां है? तो IST कहां से गुजरती है? IST कितने राज? 5 राज। IST कै राज से गुजरती है जी? 5 राज का। ठीक है। उमा छुआ, उमा, ऊ से यूपी, यू से मां से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। कै गो राज से IST गुजरती है? तो 5। कै राज? उमा छुआ। किसी को दिक्कत है यहां तक? भारत का एकदम पूर्वी भाग विभूति, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग गुहार माता, पश्चिमी भाग, ये दोनों के बीच कै घंटा के अंतर? 2 घंटा के अंतर। कै घंटा का अंतर जी? कैसे? तो सुनो ध्यान से, इधर का देशांतर से इधर का देशांतर तक 30 डिग्री के अंतर। कै डिग्री के अंतर है? तो 30 डिग्री में 2 घंटा ना नहीं आया है, 30 डिग्री में 120 मिनट आया है ना जी। ऐसे समझना सबको, ठीक है ना? दिक्कत हुआ इस प्रश्न में? नहीं दिक्कत हुआ ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फोटो खींच लो फास्ट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। 9 क्या है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? पहला सवाल यही पे आप लोग समझना है कि भारत में ज्वालामुखी दुइये गो। भारत में ज्वालामुखी कै गो जी? भारत में ज्वालामुखी कै गो? दुइये गो। एगो है बैरन, एगो है नार
भारत में ज्वालामुखी कै गो? पहला। दूसरा, अब बैरन जो है ये है सक्रिय, ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये कैसी ज्वालामुखी है जी? प्रसुप्त। अब थोड़ा सा समझते दोनों के बारे में, हल्का सा सुनिएगा। बैरन जो है, बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी, ये दोनों जो है ना, ये दोनों है कहां? ये दोनों है उत्तरी अंडमान। दोनों कौन से अंडमान पे है? उत्तरी अंडमान। कौन से अंडमान पे है? उत्तरी अंडमान। और ये जो है आपका ज्वालामुखी, इसको समझना है, बैरन हो गया सक्रिय। बैरन कैसा ज्वालामुखी है? नारकोंडम कैसा है? प्रसुप्त। नारकोंडम कैसा है जी? प्रसुप्त। नारकोंडम, बैरन, बैरन, नारकोंडम। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नारकोंडम। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। कौन है? नारकोंडम। थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में, हल्का सा पढ़ लेते हैं ना। ज्वालामुखी होते हैं तीन प्रकार के। क्या प्रकार जी? तीन। पहला सक्रिय, पहला कौन होता है? सक्रिय। दूसरा प्रसुप्त, प्रसुप्त। तीसरा शांत। तीसरा कौन ज्वालामुखी होता है जी? शांत। शांत को कह सकते हैं अक्रिय। शांत को हम क्या कह सकते हैं? ज्वालामुखी फटता कैसे? थोड़ा सा समझ लीजिए। जमीन के अंदर पूरा मैग्मा उबल रहा है। एक लाइन में सोच समझा था फ्रिक्शन। कुकर देखे सब? कुकर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में घटना घटता होगा, है ना? कुकर में पूरा चढ़ा दिए, एकदम दाल भात सब चढ़ा हुआ है, अब चढ़ा दिए गैस पे, काफी टाइम हो गया, आप उतरबे नहीं किए, काफी टाइम हो गया आप नहीं उतारे, तो वो सीटी ले रहा है ना। जब पूरा अंदर क्वथनांक उसका पूरा अंदर बढ़ रहा है ना जी, पूरा आपस में खोल रहा है अंदर कुकर के अंदर, उसको बाहर निकलना है, वो बाहर निकलना चाह रहा है ना, तो बाहर निकलना है। आप जाकर सीटी आपका जाम हो गया, सीटी उठबे नहीं किया, इतना तेज जब बाहर देगा ना सीटी कवर के भी आएगा छत पे, उससे क्या होगा? उससे वाष्प निकलता है एकदम, उससे सीटी जब निकलेगा बाहर ना, उससे वाष्प निकलेगा और वाष्प छत तक जाएगा, जाता है ना। यही सेम ज्वालामुखी, सेम क्या है ये? अब सुनिएगा, पृथ्वी के नीचे है ना, पृथ्वी के नीचे कई तरह के द्रव हैं, कई तरह के धातु हैं, तत्व हैं, सब आपस में जल रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, एकदम गर्म हो रहा है। हल्का सा ऑप्शन अगर जमीन को फटने का मिल जाएगा ना, तुरंत ज्वालामुखी ऊपर उठेगा, काफी ऊंचा जाएगा, और वही आग बन के नीचे निकलेगा, वही कहलाता मैग्मा। क्या कहलाता है वो? तो ज्वालामुखी नीचे जो जमीन के अंदर जो मैग्मा है, बाहर निकलने की प्रक्रिया तक को कहते हैं ज्वालामुखी, और वो भी काफी ऊंचा जाता है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऊंचा जाता है। और हम लोग गए, अगर हम लोग कुकर का जब जाएगा वाष्प, तब जितना ऊपर छत रहेगा वहां तक सटेगा। हम लोग जब रूम लेके वहां रहते थे, तो हम लोग ऊपर दाग बन गया था चावल के, चावल क्या बन गया था? दाग बन गया था ऊपर, वो डेली खुले वो सब चीज। ये क्या है? ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट होता है, जिसमें हमेशा विस्फोट होता है, उससे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त जो जिसकी संभावना नहीं है, जिसकी संभावना नहीं है लेकिन विस्फोट हो जाएगा, जिसकी संभावना नहीं है लेकिन विस्फोट हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रसुप्त। शांत जिसमें कभी विस्फोट नहीं होगा, जिसमें कभी विस्फोट नहीं होगा। ज्वालामुखी तीन भाई, क्या भाई जी? भाई, ये तीन भाई में हमेशा गुस्सा, घरे आए आते के साथ लात मारते, एकदम चौखट पे तोड़ते आए, नहीं ये हमेशा गुस्सा हो गया, अंदर चौखट तोड़ते आएगा, जैसे ही लगले बोले मम्मी पाए ना, मम्मी कुछ काम कर रही है, लो बर्तन सब पिटाना बिगना शुरू हो गया। सेकेंड प्रसुप्त,
एकदम सीधा, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, एकदम धीरे चलेगा, बोलेगा मैं पानी लाओ, तो मैं ठीक है प्यार से बोला है, शायद एक दो बार अभी कहते कि 2 मिनट रुक जाओ, एकदम संभावना नहीं रहेगी गुस्सा करेगा, एक बार मैं पानी लाओ, ठीक है बेटा दे रहे, लगले बर्तन पटकना शुरू, ये होता है, संभावना नहीं विस्फोट हो जाता है, एकदम भरोसे नहीं कि वो इसे कर सकता है, आप जैसे उसके नजदीक जाइएगा वो विस्फोट हो जाए। एक होता है कभी विस्फोट नहीं, एकदम शांत, उसको कोई से कोई मतलब, कोई से कोई मतलब, जैसे बड़ा भाई नहीं, कितनों घर में कांड है, ठीक ठीक है, कोई बोले सुनते रहे, हम मैनेज करते नहीं, बहुत मैनेज करते हैं, चलिए ध्यान दो। अब बोले कंपनी बोले ज्वालामुखी कई प्रकार के, सक्रिय प्रसुत्तर, सक्रिय प्रसुत्तर, सक्रिय मने हमेशा विस्फोट, सक्रिय मने अप्रसुप्त मने संभावना नहीं, विस्फोट, अशांत मने एकदम शांत रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, कौन कौन, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। सबसे सक्रिय में आता है मोना लोआ, मोना लोआ, मोना लोआ, फिर आता है कोटोपैक्सी, ऊपर करेगा दिखा देगा, हाँ ठीक है, कोटोपैक्सी, कौन है, कोटोपैक्सी, मोना लोआ, कोटोपैक्सी, और देख लेते हैं अस्ट्रेम्बली, अस्ट्रोम्बली, अस्ट्रोम्बली जो है ना जी, इसको भूमध्य भूमध्य सागर का यानी पृथ्वी का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, बहुत ऊंचा है, इसको पृथ्वी का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्रोम्बली को। प्रसुप्त में बात करें तो सबसे पहले हमारा अपना है नारकोंडम, कौन है जी, नारकोंडम, फिर कौन है विसुवियस, कौन है विसुवियस, विसुवियस, फिर है फ्यूजियामा, 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 कल पढ़ा ट्रिक हम डाले, सुनो क्या करना है जी, डेली हम एक दो ट्रिक शॉर्ट्स वीडियो में डालते हैं, और 10 दिन पे 1 महीना में एक एक देख लिया करो, सब याद ताजा रखो, ठीक है। तो नारकोंडम विसुवियस इटली में है, और फुजियामा कहाँ पे है जी, जापान में है। अब देखो शांत, शांत में पोपा, कौन ज्वालामुखी, पोपा, फिर चिम्बोरेजो, कौन है चिम्बोरेजो, पोपा और चिम्बोरेजो, ये आ जाता है शांत में, किसमें आता है ये, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाक से, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और बाकी लोग फोटो खींच लीजिए। हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए। हो ची मिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बिहार ऐसे का क्वेश्चन है, हो ची मिन किसका पुराना नाम, तो हो ची मिन साइगोन, किसका, किसका, फिर से बोलो, हो ची मिन, हो ची मिन, हो ची मिन, जैसी ऐसा के बाहर लिया ना, एक एक क्वेश्चन को इतना रटवाएंगे, इतना रटवाएंगे, अगर प्रीवियस डाल दिया तो छूट नहीं सकता है, जान लीजिए। बोले होची मिन किसका, होची मिन साइगोन, किसका, साइगोन। अब साइगोन को थोड़ा चर्चा कर लिया जाएगा ना, सुनिएगा, साइगोन जो है, साइगोन वियतनाम का, वियतनाम का एक शहर है, वियतनाम का क्या है जी, शहर है, वियतनाम का शहर कौन है, साइगोन, वियतनाम का शहर कौन है, साइगोन, वियतनाम का शहर कौन है, साइगोन। साइगोन जो है ये साइगोन नदी तट पर बसा है, ये किस तट पर बसा है, साइगोन, साइगोन नदी में कौन, साइगोन नदी में कौन, साइगोन नदी के किनारे कौन शहर, साइगोन शहर, कौन शहर जी, साइगोन, साइगोन शहर भी है और साइगोन नदी भी है। अब यहाँ चलते हैं, वियतनामा, वियतनाम, वियतनाम के पिता थे, मालूम है कौन, वियतनाम के पिता थे हो ची मिन्ह, हो ची, वियतनाम के पिता हो ची, इसीलिए इनके नाम पे रख दिया साइगोन शहर, कौन शहर नाम पे रख दिया जी, ठीक है। अब बताओ, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रपिता,
अरे बोलो, कहाँ करेगा तुम सब चीज। भारत के राष्ट्रपिता, इहो सब नहीं याद, इहो में संकोच करना है ना जी। अपने पापा का याद है, वो भुला गए सब। बोलो, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा। अब बोलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। हाँ, ये नहीं याद है तो कोई दिक्कत। बोलिए पाकिस्तान के पिता कौन है जी? तो मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना। अब सुनिएगा नेक्स्ट। अब देखिए, चलिए जायरे की बात कर लेते हैं। जायरे का नया नाम क्या है? जायरे का नया नाम कांगो। जायरे का नया नाम कांगो। जायरे का नया नाम, जायरे का नया नाम कांगो। नेक्स्ट, अब देखेंगे अंगोरा। अंगोरा शहर के बारे में कभी सुने आप लोग? शहर तो नहीं सुने, लेकिन अंगोरा का कोई कोई ऐसा सुने ऊन के बारे में? नहीं सुने, हम भी ज्योग्राफी में पढ़ा, अंगोरा नहीं सुने। अंगोरा सुनो, अंगोरा तुर्की का शहर। अंगोरा कहाँ का शहर है जी? तुर्की एक देश है। वो देश का शहर कौन है? अंगोरा। वो देश का शहर कौन है? अंगोरा। ये अंगोरा जो है ना, एक ऊन भी है। अंगोरा किसका नाम है? ऊन का भी नाम है। अंगोरा किसका नाम है? ऊन का भी नाम है। अंगोरा किसका नाम है? ऊन का भी। ठीक है ना। अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन मिलता है अंगोरा खरगोश से। अंगोरा, चलो किसी को दिक्कत? एक बार रिपीट हो जाए फिर से, 10 सवाल है ना। 10 सवाल फिर से रिपीट हम जल्दी से कर लिया जाए। देखिए, भारत का 28वां राज्य, 28वां राज्य, 28वां राज्य, 26, 27, 28, 29, 29। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, ऊंची चोटी अनाई नदी। ऊंची चोटी, बताओ दे, अनाई मुडी किसकी ऊंची चोटी? अन्नामलाई के कर। नेक्स्ट, अब देखो फिर है, महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? तो जीवनी लिखा डीजी, डीजी कौन भाषा? कौन भाषा जी? अच्छा बोलो, इंग्लिश हमारा 22 भाषा में शामिल है या नहीं है? शामिल नहीं? शामिल है? शामिल जी नहीं शामिल। नेक्स्ट आ जाओ। अब बोलते हैं लाइफ ऑफ मोहन करमचंद गांधी कौन भाषा में लिखा गया? अब इसको भी ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद कौन दे? कौन दे? कौन दे? ठीक हो जाए, पकानी कोका दुइयो 52 से कहा तक? 61, 52 से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा झील में तैरता हुआ, कौन सा झील में तैरता हुआ द्वीप है? लोकटक, लोकटक। कौन झील? कौन झील? कौन राज? कौन राज? कौन सा राज? मणिपुर। नेक्स्ट, डाक निर्माण में सर्वाधिक कैल्शियम, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक कैल्शियम। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद फास्फोरस। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए? सारनाथ। कहाँ दिए जी? कहाँ दिए? ज्यादा, ज्यादा मृत्यु, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति पूरी वेला। उस शहर का देशांतर जहां 6 बजा है और ग्रीनविच में 4 बजा है, तो कई घंटा आगे जी? कई घंटा आगे? 2 घंटा। कई घंटा आगे? तो 2 घंटा में कई डिग्री? 2 घंटा में कई डिग्री? 2 घंटा में कई डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है ना। आगे, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। और बताओ प्रसूत, 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 प्रसूत। ठीक है। लास्ट, आपका है होची मिन किसका पुराना नाम? होची मिन किसका? 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 साइगोन। साइगोन कौन नदी? साइगोन कौन नदी? चलो कंप्लीट हो गया ना। आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन देखेंगे, इसको पूरा का पूरा 1 सेंचुरी पेपर लेकर
और उसको फिर बना के डेली का वीडियो अपलोड किया हुआ से क्वेश्चन आराम से लिख लेंगे और एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे। गारंटी कि हर एग्जाम में फायदा करेगा ये। ठीक है ना। चलिए आज का इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग देखते हैं फिर पानासिया 3 यानी पानासिया का मतलब रामबाण। ये रामबाण आपका है, रामबाण 3 कल पढ़ लेते हैं। ठीक, ओके।